हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर को, जो कि है मैथ स्टैंडर्ड का। इस पूरे वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी को एक स्टेप और आगे बढ़ाइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, इफ द लेंथ ऑफ अ शैडो on the ground of a pole is root 3 times the height of the pole, then the angle of elevation of the sun is okay। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। बस आपको ध्यान से इसको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक पोल दिया है, तो आप एक पोल बना लेंगे, ठीक है। उसकी एक शेडो बननी है ग्राउंड पे, वो हमने बना दी है। अब पोल की हाइट को हम कुछ मान लेते हैं एच, और शेडो के बारे में बोला है तो उसको भी हम मान लेते हैं कुछ एक्स, ठीक है। हमें बताना है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ ग्राउंड से इसके टॉप पे बनेगा, ठीक है। उसको हमें बताना है, तो यार मान लेते हैं उसको थीटा। ओके, आप सभी जानते हैं सामने होता है आपका परपेंडिकुलर, थीटा के सामने कौन होता है? परपेंडिकुलर। और नीचे होता है बेस। तो ये रेशियो होता है 10 का, तो ये हो जाएगा आपका 10 थीटा, जो कि हो जाएगा एच अपॉन एक्स। ओके, ये कंडीशन बनाने के बाद अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? लेंथ ऑफ शेडो, ओके, जो कि आपने एक्स मानी है, उसको एक्स बोला है, इज मतलब इक्वल टू रूट 3 टाइम्स, रूट 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई किसका? हाइट ऑफ द पोल। ओके, तो एच रूट 3 एच के बराबर है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? एक्स के प्लेस में रूट 3 एच रख देंगे। तो जब इसको हम रिप्लेस करेंगे रूट 3 एच से, तो एच से एच क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो वैल्यू आई है 10 थीटा इक्वल टू आ गया 1 अपॉन रूट 3। ओके, नाउ हम सभी जानते हैं कि 1 अपॉन रूट 3 10 में किसकी वैल्यू होती है? तो ये होती है हमारी 10 30 की वैल्यू। ओके, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो हमारा थीटा जो है एंगल ऑफ एलिवेशन आ चुका है 30 डिग्री। तो आपको ध्यान से करना है और आपको ऑप्शन नंबर ए को चुन लेना है। ओके, एम था पहला आंसर। आई होप ये क्लियर होगा। आ जाते हैं आगे। ये शेडो वाले क्वेश्चन जरूर देख के जाइए। नेक्स्ट, two dice are thrown at the same time and the product of number appearing on them is noted. The probability that product of number lies between 8 and 13। दो डाइस को फेंका जा रहा है एक ही टाइम पर और उनके प्रोडक्ट को हमने नोट करा है, ठीक है। अब ये बोल रखा है जो प्रोडक्ट है वो लाई करना चाहिए 8 और 13 के बीच में। मतलब 8 और 13 के बीच में नंबर कौन से होते हैं ये पता होना चाहिए। तो एक तो आपका 9 आता है, फिर 10 आता है, फिर 11 आता है, फिर 12 आता है। तो ये चार नंबर अगर प्रोडक्ट करके आ रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा? वो नंबर हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपको पता है जब भी टू डाइस फेंकी जाती हैं तो इसके जो टोटल केस बनते हैं, टू डाइस का याद रखना है, टोटल केस जो बनते हैं वो बनते हैं आपके 36। ओके, ये हमारे टोटल केसेस होते हैं 36। ओके, अब ये होते कैसे हैं? तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है 1 1 1 2 इस तरीके से 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। अब पहले 1 के सारे कॉम्बिनेशन बना देंगे, ऐसे ही फिर 2 के बनाएंगे, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ओके, सिमिलरली 3 के भी बन जाएंगे, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। नेक्स्ट में ऐसे ही 4 के 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, देन 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। और लास्ट लाइन होगी हमारी 6 की, बिकॉज 6 तक ही नंबर आएंगे ना। तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ये चीज आपको ध्यान रखनी है जब भी टू डाइस का क्वेश्चन आए और एक ही डाइस को या फिर दो बार हम क्या कर रहे हैं? उछाल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे टोटल 36 केस बनेंगे, आपको ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। जिनको आता है अच्छी बात है। अब हमको क्या करना है? हमें इनका प्रोडक्ट देखना है जो कि 8 और 13 के बीच में आएगा। ओके, प्रोडक्ट मतलब आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करिए, तो आपको 1 1 सा कितना मिलेगा? 1। ओके, ऐसे ही 2 1 सा करेंगे तो मिलेगा 2। बट हमको ये नहीं चाहिए, हमको जो 9 10 11 12। तो डायरेक्टली आपको समझना है इस लाइन में तो आपको कोई भी नंबर ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि मैक्सिमम है 6 1 6। सेकंड में आते हैं, तो सेकंड में देखिए आपका जो नंबर मिलेगा 5 2 10, वो बीच में आ रहा है। 6 2 12, ये भी बीच में आ रहा है। ये दो नंबर हो गए। नेक्स्ट में आता है 3 की टेबल में, तो 3 3 9। ओके, 3 4 12, ये भी 3 5 15 पार चला जाएगा। ओके, और 3 2 6, ये भी नीचे रह जाएगा, तो ये दो नंबर आएंगे। 4 की टेबल में 4 3 12 आएगा, नीचे वाले कम पड़ जाएंगे और ये वाले ज्यादा हो जाएंगे। ओके, हमें बस बीच के नंबर देखना है, ये वाले आने चाहिए। अब 5 में देखें तो 5 2 10,
बाकी ये भी ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पे नीचे कम हो जाएगा। 6 की टेबल में 6 टू ज़ा 12, ओके, उसके ऊपर हमारे ये सारे के सारे ज़्यादा हो जाएंगे और ये कम हो जाएगा। तो ऐसे कितने नंबर हैं अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसे आपके यहाँ पर देखिए 1 की टेबल में तो कोई नहीं मिला, यहाँ पे मिले आपके 2, यहाँ पे मिले 2, ये हो गया 4 और प्लस 1 5, एक यहाँ 6 और एक है 7। तो टोटल ऐसे नंबर हैं 7, ओके। तो हमारे 7 नंबर ऐसे मिल चुके हैं, आप देख लेंगे। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है हमारी फेवरेबल अपॉन टोटल, तो फेवरेबल है 7 और टोटल है 36। तो आप इस ऑप्शन को देखेंगे, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, ओके। ये लिखा है इफ k, 3 इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the line represented by x plus py equal to 6 and x equal to 15, then k comma p will be। हमें इक्वेशन दे रखी है x plus py equal to 6, x plus py equal to 6। अब यहाँ पर क्या है, ये देखिए ये पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रखे हैं, मतलब ये कॉमन पॉइंट है। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, जैसे कोई पॉइंट अगर आपका इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस लाइन के लिए और इस लाइन के लिए दोनों के लिए कॉमन पॉइंट होगा ना। और k, 3 ये कॉमन पॉइंट है, तो ये वैल्यू होती है x की, ये वैल्यू होती है y की, यहाँ पुट कर लेते हैं। तो अगर हम पहली इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये जाएगा k प्लस पी, वाई की वैल्यू 3 है इक्वल टू 6, ये हो जाएगा आपका k प्लस 3p इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर ऐसे कर दिया मैंने 1, ठीक है। अब यही पॉइंट हमारे यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर अगर हम दूसरी वाली इक्वेशन पे पुट करें तो x इक्वल टू 15 लिखा था। अब x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, k को, तो k की वैल्यू सीधे सीधे कितने आ चुकी है, 15 आ चुकी है अगर हम देखें तो, ओके। अब इस k की वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता चल चुका है ये k कितना है, 15 है, कॉमन ही है दोनों में। तो जब यहाँ पुट करते हैं तो 15 प्लस 3p इक्वल टू 6, 15 इधर जाके माइनस होगा तो 6 माइनस 15 हुआ। दोनों को सॉल्व करा तो ये आ जाएगा 9, वो भी माइनस का, ये p के पास 3 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में जाएगा तो ये कट कर देगा 9 को 3 टाइम्स, साइन लेकिन माइनस है। तो p की वैल्यू आ गई है -3 और k की वैल्यू आई है 15। अब देखिए क्वेश्चन में पहले k था फिर p था, तो k की वैल्यू हमने बताई 15 कंपेयर करके, और p की वैल्यू आई है हमारी -3। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। आप समझ गए होंगे। ध्यान रखिएगा इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है कि वो एक कॉमन पॉइंट है। आप जब कभी लाइन बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं ग्राफ, तो जो पॉइंट कॉमन होता है वही तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ना, तो वो यहाँ पे बता रखा है, ओके। तो ध्यान से करना है समझ के। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 5, -3 एंड 4, 2 इज, ओके। पॉइंट बनाना है हमें जो कि इक्विडिस्टेंस है एक्स एक्सिस से। देखिए एक्स एक्सिस की जब भी बात आएगी ना, पहला पॉइंट तो आपका क्लियर होना चाहिए कि इसके पॉइंट होते हैं x, 0, मतलब y 0 होगा, ओके। तो आप उन ऑप्शन को तो पहले ही एलिमिनेट कर देना जिसमें y कुछ ना कुछ दिया हो 0 के अलावा, ठीक है। बट यहाँ सब में y 0 दिया है, तो अब आप इसमें क्या करेंगे वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये जो x एक्सिस है वो इक्विडिस्टेंट है इन दोनों पॉइंट से। अब इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए x एक्सिस दिया हुआ है जो कि इन दोनों पॉइंट से, मान लीजिए पहला पॉइंट को हम a नाम दे देते हैं और दूसरे पॉइंट को हमने b नाम दे दिया। a के पॉइंट दे रखे हैं 5, -3 और b के पॉइंट दिए हैं 4, 2, ठीक है क्वेश्चन में। अब x एक्सिस दिया था तो हमने यहाँ पॉइंट बता दिया x, 0, ओके। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसको मान लेते हैं जैसे x1, y1, इसको फिक्स कर दिया x2, y2, ठीक है। आप ऊपर नीचे वैल्यू रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर वाले को x1, y1 मान सकते हैं, ठीक है। x1, y1 ऊपर हो जाएगा x2, y2। अब इक्वी डिस्टेंस क्या कहता है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है आपका जो यहाँ से a से आपका x का दूरी है वो बराबर होगा b से x की डिस्टेंस के, ठीक है। तो जब ये दोनों बराबर होंगे तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, रूट करके क्या करते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ओके। डिस्टेंस की बात आई है, ऐसे दूसरी साइड से भी यही करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब अगर हम बात करें ax की साइड से तो हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, x2 कितना है, x है, तो मैं यहाँ नीचे सॉल्व कर देता हूँ इसको। ये आपका x है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे x है माइनस x1 है 5 होल स्क्वायर प्लस 0, y2 हमारा 0 है, माइनस y1 आपका देखिए -3 है तो ये बन जाएगा +3, ओके, होल स्क्वायर। ऊपर रूट चल रहा है, ओके। नेक्स्ट में भी देखिए ऐसे ही x2 हमारा x -4 होल स्क्वायर प्लस y2 है 0 -2 होल स्क्वायर, ओके।
अब देखिए, अगर आपका दोनों साइड ना इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, रूट को ना कट कर दिया करिए, बिकॉज आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करनी है, तो डायरेक्ट कर करके चलिए। ओके, तो ये जगह एक्स माइनस फाइव होल स्क्वायर इक्वल टू 0 + 3 3 होता है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, ऐसे इक्वल में आते हैं, एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर, 0 - 2 हो जाता है -2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9। सिमिलरली यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और आगे 2 का स्क्वायर हो गया 4। ओके, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 5 2 हो गया आपका 10x प्लस 9। ऐसे यहाँ 4 का स्क्वायर हो गया 16, 4 2 हो गया 8x, और यहाँ हो गया 4। ओके, नंबर को नंबर के साथ सॉल्व कर लेते हैं, 25 और 9 दोनों पॉजिटिव है, तो ये हो जाएंगे आपके 34 माइनस 10x, और यहाँ 16 और 4 भी आपका पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 8x। ओके, अब यहाँ से आप x वाले को x के पास लेके आइए, तो माइनस का 8x इधर आके प्लस का 8x हो गया, और 20 के पास आप 34 को लाइए, तो माइनस का 34 हो गया। दोनों को सॉल्व किया, हो गया -2x, और 20 में से 34 को माइनस किया तुमने, तो माइनस का 14 आया, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 14 कैंसिल 7 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब 7 आपने ऑप्शन में देखा, तो ये आपका हो जाएगा, पॉजिटिव आ रहा है तो आप ध्यान रखेंगे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, और अगला नंबर 0, क्योंकि हमारा वाई एक्स एक्सिस था, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखिए इसमें, इफ x इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस k माइनस 1x प्लस 10 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो आपको साफ साफ कह रखा है x इक्वल टू 5 है, इसका सॉल्यूशन है, तो k की वैल्यू क्या होगी, तो बस जहाँ पे x दिखाई दे रहा है वहाँ पे रख देते हैं। तो 2 के बाद x² था, तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1, x की वैल्यू है 5 प्लस 10 इक्वल टू 0। आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50। आगे सॉल्व करते हैं, तो 5 की k से कराई तो ये हो गया 5k, और फिर 5 की 1 से कराई, अंदर माइनस है बाहर प्लस है, तो ये जगह माइनस का 5 प्लस 10 इक्वल टू 0। ओके, नंबर को नंबर के साथ सॉल्व करते हैं, 50 प्लस 10 60, और 60 में से फिर 5 को माइनस करेंगे, 60 में से 5 को माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका, 60 में से हम 5 को माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 55 प्लस 5k इक्वल टू 0। प्लस का 5k उधर जाके -5k होगा, और फिर 5 डिवाइड में आएगा माइनस का, तो जब इसको कट करेगा तो आ जाएगा 11। साइन आपका माइनस का ही आएगा, बिकॉज ये माइनस इसको मिल जाता है, ठीक है। तो -11 हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, नंबर 6। यहाँ पे देखिए, एन ट्राइंगल एक्स वाई इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, M and N are the 2 points on xy and xz respectively, such that MN parallel YZ, XN equal to 1/4 XZ, then the length of XM is। okay, तो यहाँ पर आपको MN पैरेलल दे रखा है YZ के, और एक वैल्यू दे रखी है आपको ये पूरी की पूरी XY, जो कि है आपकी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक रिलेशन दे रखा है यहाँ पर। अब आपको XM की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसको मैं x बोल देता हूँ, बाद में हम इसको यूज करते हैं। तो इस जब देखिए छोटी साइड के साथ पूरी साइड आती है, तो आप क्या करें, यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करने की कोशिश करें। कौन से ट्राइंगल को, तो हम ले लेंगे इन ट्राइंगल, एक तो एक्स एम एन, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, और एक ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है, एंड एक्स वाई जेड, क्या क्या चीजें बराबर हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, आप समझ गए होंगे कौन सा ट्राइंगल ये है। तो देखिए, जब कोई दो लाइन पैरेलल होती है, तो जो उनको लाइन जोड़ती है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो ये वाले एंगल हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो इस ट्राइंगल में ये एंगल, इधर 2, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। और इधर 3 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं, इधर से भी तो सेम वही बात होगी ना। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये दोनों हमारे हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो ये लिख सकते हैं बाय एंगल एंगल हमारे ट्राइंगल एक्स एम एन सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एक्स वाई जेड के। ओके, तो बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अब एक बार साइड हमारी सिमिलर हो जाती है, ठीक है,
एक बार ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाते हैं तो हम साइड्स का क्या ले सकते हैं, रेशियो ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एक्सएम साइड है वो करस्पॉन्डिंग है एक्स वाई के। छोटे ट्राइंगल में एक्सएम है, पूरे ट्राइंगल में एक्स वाई है, तो इनका रेशियो ले लेते हैं बिकॉज हमें गिवन भी है एक्सएम अपॉन एक्स वाई इक्वल टू, इन यहाँ से देखिए कौन सी साइड है हमारी, ये हमारी एक्सएम और इसके साथ कौन सी है एक्स जेड। ओके, तो एक्स एन अपॉन एक्स जेड। ओके, नाउ वैल्यू पुट करते हैं। तो मैंने एक्स एम को एक्स माना है, एक्स वाई की वैल्यू 6 है। यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है ना, एक्स एन बराबर 1/4 एक्स जेड। हम ये लिख सकते हैं एक्स एन इक्वल टू कितना है, 1/4 एक्स जेड। अगर आपको अपॉन में प्रॉब्लम होती है तो आप इस 4 को इधर भी ले जा सकते हैं। तो अगर 4 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4xn। ओके, किसकी वैल्यू, एक्स जेड की वैल्यू। तो यहाँ पे एक्स जेड को हम रिप्लेस कर देते हैं कितने से, 4xn से। xn से xn कैंसिल हो गया, ये डिवाइड का 6 ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ओके, 2 से कट करते हैं, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, आगे कैंसिल करेंगे तो आएगा 1.5। और इसी x को ही हमने xm नाम दिया था। ठीक है, तो ये आपका आ चुका है 1.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। आपको क्या करना है, सिमिलर कर देना है। ठीक है, तो छोटी साइड के साथ जब भी बड़ी साइड आएगी तो हम ऐसे ले सकते हैं रेशियो। ओके, यहाँ लिखा है टू पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n आर एक्सप्रेस्ड एज m इक्वल टू p की पावर 5 q स्क्वायर, n इक्वल टू p क्यूब q रेज टू द पावर 4, p एंड q आर प्राइम नंबर्स, एलसीएम ऑफ m एंड n। ओके, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हमने पहले ही बात कर रखी है कि अगर एलसीएम पूछेगा तो हम यहाँ पर मैक्सिमम पावर्स को लेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें m में और n में, तो p की मैक्सिमम पावर कौन सी है, p की पावर 5, तो p की पावर 5। और q की पावर की अगर बात करें जाए मैक्सिमम कौन सी है, तो q की पावर 4, तो q रेज़ टू द पावर 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए क्या लिखा है, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स p -5, 11 and q is divided internally by point m 2, -3 such that pm ratio mq equal to 7:2। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आर। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है हमारा जो ज्वाइन कर रहा है पॉइंट पी और क्यू को। ओके, पी के पॉइंट हमें दे रखे हैं -5, 11, क्यू के पॉइंट नहीं बताए गए, और जो उसको पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो कर रहा है एम पॉइंट। ठीक है, और एम पॉइंट के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 2, -3। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, पी एम रेशियो मतलब हम अपॉन एम क्यू का रेशियो दे रखा है 7:2। ओके, मतलब पी एम और एम क्यू का जो रेशियो है वो है आपका 7:2। ठीक है, आपको क्यू के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब क्यू के कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए आपको पता है कि स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो इसको बोलते हैं x1, ये होता है आपका y1। क्यू के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x2 और y2, और जो पॉइंट डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x और y। जिस रेशियो से डिवाइड होता है उसको बोलते हैं m1 और m2। ठीक है, तो यहाँ लगेगा सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू हमारी 2 है, m1 की वैल्यू 7 है, x2 हमें निकालना है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, प्लस m2 है आपका 2, और x1 की वैल्यू है आपकी 2, और x1 की वैल्यू है -5। ओके, रेशियो हमारा 7+2। सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा 7, आगे देखते हैं हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा 2 इक्वल टू 7x2 प्लस माइनस माइनस 5 2 10 अपॉन 7+2 हो गया 9। यहाँ मल्टीप्लाई से ये ये डिवाइड से आपका मल्टीप्लाई में जाएगा 9, तो 9 2 18 हो जाएगा। ओके, बाद में -10 भी इधर आएगा तो ये प्लस का 10 हो जाएगा इक्वल टू 7x। इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 28। 7 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा तो इसको कट करेगा कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, तो x की वैल्यू तो आ गई हमारी 4। इसी तरीके से हम y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। y के लिए हम y का फॉर्मूला लगाएंगे, y इक्वल्स टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है -3। ठीक है, आप वैल्यूज को बहुत ध्यान से पुट करिएगा। m1 की वैल्यू वही 7 थी आपकी, y2 हमको निकालना है क्योंकि आपका अननोन है यहाँ पर, m2 की वैल्यू आपकी 2 है, और y2 की वैल्यू y1 की वैल्यू आपकी 11 है। ठीक है, अपॉन में फिर से मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 9, ये डिवाइड से इधर जाएगा तो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 9 3 हो जाएगा -27। ये आपका हो गया 7 है y2, और 11 2 22।
प्लस का 20 उधर जाएगा तो माइनस का 22 होगा, तो 27 माइनस 22 इक्वल टू 7/2। दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 9 और ये जाएगा 4 माइनस 49। 7 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा तो 7 इसको कट कर देगा 7 टाइम्स, ठीक है। माइनस साइन 7 को मिल जाएगा तो y की वैल्यू आ गई -7। तो जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आए हैं तो x की वैल्यू 4 मिली और y की वैल्यू -7 किस ऑप्शन में है ध्यान रखेंगे। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है बहुत ध्यान से। बीच के पॉइंट पूछता है तो एक्स वाई निकालते हैं, लेकिन आपको इस बार क्यू के पॉइंट पूछ लिया है, ठीक है। तो आपको ध्यान से करना है इस चीज को। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा है इफ k + 7, 2k - 2, 2k + 6 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP, देन फाइंड k। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके AP के टर्म्स है कॉन्जिक्यूटिव, तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया और ये A3 हो गया, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ आता है क्वेश्चन 3 टर्म्स दे दे AP के, उसमें कोई अननोन वैल्यू हो, तो आप हमेशा D निकालना करिए, ठीक है। तो D क्या होता है, अगर हम बात करें इन दोनों से D निकालना है तो ये होता है हमारा A2 - A1, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और एक लास्ट के 2 टर्म से भी D निकाल देना, क्योंकि हमें पता है A3 को A2 से माइनस करेंगे तभी तो D मिलेगा, और दोनों का जो D होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। अब यहाँ से A2 को इधर ले आइएगा, ठीक है। तो ये A2 + A2 हो जाएगा, साइन की प्रॉब्लम हटा रहे हैं यहाँ पे। और A1 को इधर ले जाइएगा तो ये प्लस का हो जाएगा A1, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2A2 इक्वल टू A3 + A1। अब सारी वैल्यूज को रख लीजिए जो आपने क्वेश्चन में देखी है, ठीक है। तो 2 का 2, A2 की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी है, 2k - 2 इक्वल टू A3 कितना है, 2k + 6, और A1 कितना है आपका k + 7। ओके, यहाँ माइनस के साइन की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4k + k हो गया, सॉरी 2k + k हो गया 3k, और 6 + 7 हो गया 13। ओके, अब 3k 4k के पास आएगा तो माइनस का 3k बनेगा, और -4 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो अब 4 में से 3 गया, ये बचा 1k, और 13 में 4 ऐड किया तो आ गया 17। ऑप्शन आपने देखना है तो 17 आपका बी ऑप्शन। ओके, बहुत आसानी से आप इसको कर देंगे, बट जो बताया गया उस तरीके से करेंगे तो आपका साइन का प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है द डायगोनल ऑफ रोम्बस ABCD इंटरसेक्ट एट O, taking O as center, an arc of radius 6 cm is drawn intersecting OA and OD at E and F respectively. The area of sector OEF is, okay। अब ABCD एक रोम्बस है। रोम्बस हमारा एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। तो मैं बना देता हूँ ABCD, सारी साइड्स बराबर होती हैं, ओके। अब इसके जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, तो डायगोनल हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे, इसको O मान लेते हैं। अब O को सेंटर मान के ये कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर का एक क्या बनाना है, हमने आर्क बनानी है। तो मान लीजिए, अब हमें नहीं पता कितनी 6 सेंटीमीटर, हम 6 सेंटीमीटर की लेंथ मान लेते हैं, ओके। इतनी लेंथ मान लेते हैं ये। अब इसको अगर हम आर्क माने तो जो हमारे आर्क बनेगी वो OA को और OD को कट करेगी E पॉइंट और F पॉइंट पे। अब देखो OD हमारा ये पॉइंट है तो इसको E मानना पड़ेगा, और जो OA है वो आपका यहाँ पर है तो OF। तो जब आर्क बनाएंगे तो वो ऐसा आएगी यूँ, ठीक है, ये इस तरीके से, ओके, ऐसे करके यूँ, ठीक है। बीच में O, यहाँ पे E और यहाँ पे F, और ये वैल्यूज कितनी है 6 सेंटीमीटर, बिकॉज ये रेडियस है, ठीक है। अब जब कट कर रही है यहाँ पे ये हो गया। आपको पूछा है कि एरिया क्या होगा इस सेक्टर का OEF का। इससे पहले आप इस क्वेश्चन को करें तो आपको एक बात पता होगी, रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 का एंगल बनेगा, ध्यान रहे, ठीक है। तो जो हमारा EOF है, एंगल EOF है, वो कितने का होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो यहाँ पर कितने का एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ओके। तो ये आपका 90 डिग्री आ जाएगा। अब 90 डिग्री आ गया तो आपको पता है ये आपका क्वाड्रेंट है, आप क्वाड्रेंट भी ले सकते हैं डायरेक्टली, वरना एरिया ऑफ सेक्टर लगा दीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारा, θ/360 πr²। थीटा की वैल्यू 90, 360 इंटू पाई, यहाँ पे पाई की वैल्यू में आंसर है तो पाई को पाई रह दीजिए। आर हमारा 6 है, 0 से 0 कटा, 9 से कट गया 4 टाइम्स, 2 से काटेंगे 2 2 ज़ा और 2 3 ज़ा, नेक्स्ट फिर से 2 3 ज़ा, तो 3 3 ज़ा कितना आ गया 9, और आगे है पाई, तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए, ओके। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको ध्यान रखना है रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 पर
कट करते हैं 90 एंगल पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एपीज हैव सेम फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी इज -3 and second is -5. The difference of sixth term of second AP from the first AP is okay। तो देखिए AP का जो फर्स्ट टर्म है सेम दे रखा है, तो पहली AP मान लीजिए AP1 है और एक AP2 है, ठीक है। तो दोनों का फर्स्ट टर्म तो सेम दे रखा है, उसको A मान लेते हैं, बट कॉमन डिफरेंस अलग अलग दे रखा है। तो जो D है, पहली वाली का -3 दिया है, इसका जो D है वो आपको दे रखा है -5। इसको मैं कैपिटल से दिखाऊंगा, अलग है ना, थोड़ा अलग दिखाने के लिए। क्या लिखा है, द डिफरेंस ऑफ सिक्स टर्म ऑफ सेकेंड एपी फ्रॉम दैट ऑफ द फर्स्ट एपी इज ओके। मतलब दोनों के सिक्स टर्म का डिफरेंस निकालना है, लेकिन किससे निकालना है, फर्स्ट वाली एपी को आपको पहले लेना है। तो पहली वाली एपी का सिक्स टर्म होगा A6, सेकेंड वाली एपी का सिक्स टर्म होगा, कैपिटल में मैंने बोलना था, ठीक है। दोनों का क्या डिफरेंस, ध्यान रहे इससे बोला है पहली वाली एपी से, ठीक है। तो पहले उसको रखेंगे। अब A6 कैसे खुलेगा, A+5D माइनस, ये कैसे ओपन होगा, ये आपका खुलेगा A+5 D, ठीक है। क्योंकि A कॉमन था तो मैंने उसको सेम रखा है। अब यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, तो A+5D माइनस A -5D, A से A कैंसिल हो गया, ओके। यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों में 5 कॉमन है, चाहे तो आप 5 कॉमन ले लें, वरना वैल्यू दे रखी है 5, D की वैल्यू है -3 माइनस, ओके। ये माइनस, ये कट चुका है, ध्यान रखें, ये माइनस की बात कर रहा हूँ मैं, 5 और इधर D है -5, तो 5 3 15, माइनस और माइनस प्लस, 5 5 25, दोनों को सॉल्व किया तो आ गया 10, ओके। तो 10 हमारा यहाँ पे, सिंपल। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ चॉकलेट flavor ice cream at random in a lot of 600 ice cream is 0.055। the number of chocolate flavor ice cream in the lot is okay। तो टोटल आइसक्रीम आपको दे रखी है यहाँ पर कितनी, ये दे रखी है आपको 0.055। अब चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम की जो प्रोबेबिलिटी है निकलने की, वो दे रखी है आपकी 0.055। आपको बताना है नंबर ऑफ चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम कितनी है, तो हम मान लेते हैं x, ठीक है, उसकी वैल्यूज को। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये होता है आपका फेवरेबल अपॉन टोटल। अब प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दे रखी है 0.055, और बात चॉकलेट आइसक्रीम की हो रही है, तो यहाँ पे उसका फेवरेबल हमने x माना है, नंबर ऑफ चॉकलेट आइसक्रीम, और टोटल नीचे 600 है, ये डिवाइड से 600 ऊपर जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.055 के पास, ठीक है, इंटू 600 इक्वल टू x। पॉइंट हटाया, कितने जीरो बढ़ेंगे, 3 नंबर है तो 3 जीरो बढ़ा दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 से कट करते हैं, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 5 से 55 कट जाएगा, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा, ओके। तो x इक्वल टू यहाँ पे 11 बचा, यहाँ 3 बचा, तो 11 3 ज़ा हो गया 33। तो 33 चॉकलेट आइसक्रीम होंगी, ठीक। और इसकी प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी थी, सिंपल सा क्वेश्चन था, ओके। नंबर 13, in the given figure PA and PB are two tangents drawn to circle with center O and radius 5 centimeter। if angle APB is 60 degree then the length of PA is okay। आपको PA की लेंथ निकालनी है जो टेंजेंट है, उसको x मान लेता हूँ मैं। रेडियस आपको दे रखा है 5, तो रेडियस हमारा सेंटर और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ के बना देते हैं 5। अब आपको पता है ये रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 का एंगल बनता है, उसको बना देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या काम करना, आप ज्वाइन कर देना इस ओपी को, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करना जरूरी है, इसको ज्वाइन करना जरूरी क्यों है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है ना, जब आप आउटर पॉइंट से टेंजेंट खींचते हैं तो उनकी लेंथ बराबर होती है। और इसको प्रूफ कैसे करा था हमने, ये जब हमने जोड़ा था तो ये दोनों ट्राइंगल क्या आए थे, कॉन्ग्रुएंट आए थे ना। तो मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट आते हैं, ठीक है। और जब ये कॉन्ग्रुएंट आते हैं तो जो ये वाला एंगल है ऊपर वाला ये, और जो ये नीचे वाला एंगल है, ये आपस में इक्वल होता है, ठीक है। जैसे एंगल 1 और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT आप बता देते हैं, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट पता है अगर हम ज्वाइन कर देंगे, तो जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये 60 का हाफ हो जाएगा। तो ये जो आपका नया ट्राइंगल मिलेगा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। ऊपर का एंगल 30 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री बन ही रहा है, ये एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ध्यान रहे, सिंपल, मैं बात कर रहा हूँ OAP की, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा देना है, किसका किसका, जो वैल्यू दी है उसको और जो वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम एंगल यहाँ से देख रहे हैं 30 से, तो 30 के सामने जो होगा वो होगा हमारा परपेंडिकुलर, और इस साइड होगा बेस, ठीक है। 90 के सामने तो हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है ना, तो उसकी नीड नहीं है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारा 10 का रेशियो,
तो 10 30 बराबर परपेंडिकुलर हो गया 5, बेस को हमने x माना है, हमारा 1/√3, ये हो जाएगा 5/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1 सा x और 5 के पास √3 चला जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या रखा है, इफ 5 tan थीटा इक्वल टू 2, फाइंड वैल्यू ऑफ 10 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, ट्राइंगल बना के भी कर सकते हैं। ठीक है, इस 5 को डिवाइड में ले आके थर्ड वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, बट हमने और भी अलग अलग तरीके देखे हैं पेपर्स में कि हमने कैसे कैसे सॉल्व किया था, तो वही हम लगा देते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो साइन को अगर आप कॉस से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाता है, टेन थीटा मिल जाता है ना। तो हम इस पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, डिवाइड बाय कॉस थीटा। ठीक है, जिससे टेन बन जाएगा और टेन फिर हम यहाँ यूज कर लेंगे। ओके, तो बस अब देखिए यहाँ पर ये आपका है टेन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ डिवाइड किया, टू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन में भी सेम चीज़ होगी, 5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए साइन अपॉन कॉस ये तो बन जाएगा आपका 10, तो ये जाएगा 10 टेन थीटा, ये कैंसिल हो गया, बचा 2। आगे नीचे देखते हैं, ये हो जाएगा फिर से 5 टेन थीटा प्लस कॉस अपॉन कॉस, यहाँ भी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3। ओके, अब देखिए यहाँ पर 5 टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो नीचे तो हम रख देंगे, पर ऊपर 10 आ रहा है। अब ऊपर 10 कैसे बनेगा, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा आपका 10 टेन थीटा। अब LHS में हुआ है तो RHS में होगा, तो 2 2 ज़ा 4, तो 10 टेन थीटा की वैल्यू 4 होगी ना, उसी हिसाब से डबल बढ़ जाएगी क्योंकि दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये वैल्यू ऊपर आएगी आपकी 4 माइनस 2, नीचे 5 टेन थीटा की वैल्यू जो हमारे क्वेश्चन में ही दे रखी है 2 प्लस 3, सॉल्व किया तो 4 में से 2 गया 2, 2 प्लस 3 हो गया 5, तो ये आपका हो गया 2/5 जो है ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट में क्या रखा है, ऑल क्वींस जैक्स एंड एस आर रिमूव्ड फ्रॉम द 52 कार्ड्स, द रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल शफल्ड एंड वन कार्ड इज पिक्ड अप एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज किंग। ओके, जितनी भी क्वींस हैं, जैक्स हैं और एसेस हैं, ठीक है, इनको हमने रिमूव कर दिया है, मतलब ये 4 4 होता है ना, तो ये 12 कार्ड्स हमने रिमूव कर दिए 52 कार्ड्स में से। ठीक है, तो अब जब रिमेनिंग कार्ड हमारे हैं, रिमेनिंग कार्ड्स अगर आपसे कोई पूछेगा तो कितने होंगे, टोटल 52 थे, उसमें से 12 माइनस कर दिए तो कितने बचे, 40 कार्ड्स। ओके, अब इनको सफल किया गया और एक कार्ड निकाला जा रहा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो एक किंग होगा, तो किंग तो अभी मौजूद ही है, किंग होते हैं हमारे 4। ओके, और वो सारे के सारे हैं, तो 4 अपॉन टोटल आता है नीचे, तो टोटल इस बार 40 है ना कि 52। ठीक है, कट कर देंगे, 4 1 सा 4 10 सा, ऑप्शन नंबर ए, सिंपल सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, इफ द सेक्टर ऑफ सर्कल विद डायमीटर 14 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर, देन पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। ध्यान रहे, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना। ठीक है, तो आपसे क्या रखा है, एक सेक्टर है, ठीक है, अब हम एक सेक्टर बना देते हैं जो कि 90 डिग्री बना रहा है सेंटर के साथ। ओके, अब आपसे क्या रखा है कि इसका जो डायमीटर है वो है आपका 14 सेंटीमीटर, देन पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, तो पेरीमीटर जो होती है हमारी, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। ओके, तो पेरीमीटर क्या होता है, हमारा जो आउटर लेंथ है वो होती है ना, तो ये एक तो ये पार्ट हो गया, ये जो बाहर बाहर है, तो ये तो आर्क लेंथ है। ठीक है, आर्क लेंथ प्लस ये जो दो रेडियस ऐड होंगे, तो डायमीटर या हम दो रेडियस ऐड कर लेते हैं तो 2 टाइम्स रेडियस ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब रेडियस कितना होगा, तो डी अगर 14 है तो रेडियस हो जाएगा 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। अब आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या है, थीटा/360, 2 पाई आर प्लस 2 आर, वैल्यू रखते हैं 90 का एंगल है, 2 पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू 7 प्लस 2 × 7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0, 9 से 4 टाइम्स कट गया, 2 से 2 टाइम्स कट गया 4, 2 से कट गया 11 टाइम्स, तो एक बचा 11, 7 2 14, तो 14 प्लस 11 हो गया हमारा 25। ओके, सिंपल सा आंसर है, आंसर नंबर ए। ओके, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस 1 अपॉन, अब ये एक आइडेंटिटी होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको लिख देता हूँ सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 अपॉन सेक थीटा जो होता है वो बराबर होता है कॉस थीटा के, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो जैसे इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो ये स्क्वायर की फॉर्म में था तो वो भी स्क्वायर की फॉर्म में ही आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है जो कि 1 देती है, तो 1 हमारा हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, ठीक है, सिंपल। आ जाते हैं आगे। इसमें क्या रखा है, अ कैप इज सिलेंड्रिकल इन शेप surmounted by a conical top. If the volume of the cylindrical part is equal to that of conical part, then ratio of the height of cylindrical part to the height of conical part. अब एक सिलेंड्रिकल शेप की कैप है, ठीक है, जिसके ऊपर एक कॉनिकल टॉप है। अब क्या रखा है कि दोनों का वॉल्यूम बराबर है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर है वॉल्यूम ऑफ कोन के, ठीक है। और हमसे क्या रखा है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट टू दैट ऑफ कोनिकल पार्ट, मतलब दोनों की हाइट का रेशियो चाहिए, तो हाइट अलग अलग है, ठीक है। रेडियस को कॉमन रखेंगे, ठीक है, इसके ऊपर सरमाउंटेड का है क्योंकि अलग से कुछ बताया नहीं है कि अलग होगा, तो हम इसको इक्वल रखेंगे, हाइट को अलग रखना पड़ेगा। तो सिलेंडर का जो हमारा वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसको मैं एच कैपिटल मान लेता हूँ, ठीक है, कुछ भी हम अलग मान लेते हैं। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए सिलेंड्रिकल पार्ट का नाम पहले था तो उसको हमने पहले रख दिया, ओके। इक्वल में कितना आ रहा है, 1/3 कैपिटल एच। अब एच अपॉन एच का रेशियो चाहिए बिकॉज सिलेंडर अपॉन कोन की बात करेंगे ना, सिलेंड्रिकल पार्ट टू कोनिकल पार्ट, तो ऊपर सिलेंड्रिकल नीचे कोनिकल, तो सामने कितना बचा, 1/3 ही बचा बिकॉज हम उस एच को यहाँ ले आए, ठीक है। तो 1/3 हमारा बी ऑप्शन है। तो ये था हमारा 18th क्वेश्चन। आ जाते हैं आगे, जो हमारे 2 क्वेश्चन है वो है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन पढ़ लेते हैं। इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स देन द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। बिल्कुल सही बात है। हमें पता है जैसे कि अगर हमारा ग्राफ है तो हमारा ग्राफ है उस पॉलिनोमियल का सिर्फ 2 जगह पे कट करे, ठीक है, तो उसके, और वो भी एक्स एक्सिस पे, ध्यान रखना, तो इसके जीरोज भी कितने होंगे, हमारे 2 ही तो होंगे। तो हमें यही बताना था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट रीजन, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। बिल्कुल सही बात है। जितने जीरोज होते हैं, हमसे बोल रखा है ना, नंबर ऑफ जीरोज उतने ही होते हैं जितनी जगह पे एक्स को कट करता है, तो बिल्कुल ही सही बात है, मतलब हम इसको बोल देंगे रीजन, और दोनों ही एक ही बात की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, मतलब बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ओके। नेक्स्ट असर्शन है 20 का। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए असर्शन हमारा है टी ए एंड टी बी आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। इफ एंगल टी बी ए इक्वल टू 75 डिग्री देन एंगल ए बी ओ इक्वल टू 25 डिग्री, ओके। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दे रखा है, आप देख सकते हैं, आपको बता रखा है कि ए बी ओ की वैल्यू 25 होगी। देखिए आपको पता है कि सर्कल में जो ये रेडियस होता है और जो टेंजेंट होता है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 का एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ रेडियस है हमारा ओ बी और टेंजेंट है टी बी, तो ये पूरा एंगल हमारा 90 होगा, ठीक है। तो ये एंगल हमें 75 दिया है, ये वाला एंगल निकालना है। अगर ये 25 आ गया तो असर्शन सही हो जाएगा। तो देखिए, तो 75 प्लस ये एंगल है हमारा ए बी ओ, ए बी ओ, इनका सम कितना होता है, 90 होता है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। अब 75 इधर जाएगा माइनस होगा, तो ये 90 माइनस 75 हुआ तो आ जाएगा 15, ओके। बट 15 नहीं, हमसे हमसे 25 बोला था, तो हमारा असर्शन क्या हो जाएगा, असर्शन रॉन्ग हो जाएगा। रीजन देखते हैं, रीजन में क्या रखा है, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ओके। तो ये स्टेटमेंट है 10.1 का और बिल्कुल सही है कि जो टेंजेंट होती है, ओके, किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर, और जो रेडियस है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये 90 का एंगल बनाते हैं। 10.1 यही कहता है, ठीक है। तो रीज़न तो बिल्कुल करेक्ट है। अब असर्शन गलत है और रीज़न करेक्ट है, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन होता है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी होता है, ओके। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप ये सभी एमसीक्यूज आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो थैंक यू सो मच, हमें सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारियों को अच्छे से करिए। टेक केयर, बाय।